चलो भाई, तो आज हम शुरू करेंगे अपना केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देख लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको भी हम यहाँ पर आज क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं अपनी आज की कहानी। और वो शुरू करते हैं अपना किस चीज से, वो शुरू करते हैं अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पूरी तरह से सिखा दिया था। कोई रिएक्शन आपको गिवन होगी, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेकर के किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस भी कैसे निकालना है, वो भी हम देख चुके थे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। नंबर 1 पे आता है कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले कौन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगा। उसके बाद में है टेम्परेचर, देन कैटलिस्ट, और लाइट भी इसका हो सकता है। ठीक है, लाइट पे भी इसका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क पड़ना होता है। ठीक है, तो मेन तो हमारे कौन से हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट, मेन हमारे यही है। इसी के ऊपर सारी कहानी टिकी हुई है। एक एक करके हम इनको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी हम केवल ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि क्या चीज है, बाकी डिटेल भी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सेंट्रेशन। भाई सिंपल सा फंडा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल सा फंडा ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आप कोई रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिएक्शन आप प्रोसीड आउट कराना चाहते हैं, तो जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, देखिएगा। जैसे जैसे तुमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, रिएक्शन होगी क्यों, रिएक्शन होगी मॉलिक्यूल के कोलिजन से। किसकी वजह से होगी, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से। अब तुमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी रिएक्टेंट की, तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ा है, उनका कोलिजन भी तो बढ़ाना। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से कोलिजन का नंबर बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। समझ में आ रही बात। और इसी में एक टर्म पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से ही क्या होती है, रिलेटेड होती है। हालांकि उसको हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। सेकंड है हमारा बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कारण क्या है, अगेन वही वाली बात है भाई, आपने कोई सामान लिया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर के बढ़ाने पर उन रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब उनका मूवमेंट बढ़ेगा, मतलब उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी, मतलब उनका कोलिजन इंक्रीज होगा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ये भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब एक स्टेटमेंट याद रखना जो कि हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है कि विद इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जैसे ही हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल। कभी कभी क्या हो जाता है, थ्राइस भी हो जाता है, लेकिन हमेशा याद क्या रखिएगा, ट्वाइस से आप मान करके चलना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सामने आप 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर आप 10 डिग्री का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आ रही बात। ये फिनोमिना आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगी आगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, लेकिन उसको भी हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल पाओगे। ठीक है, तीसरा आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बिल्कुल जैसे एंजाइम मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हारे याद हो, एंजाइम पढ़ाया था ना बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, वही सेम फिनोमिना है। कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, यूजुअली इंक्रीज करते हैं। बट समटाइम्स कभी कभी वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज भी कर देते हैं। बहुत रेयर केसेस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन मेनली जो इनका काम है वो क्या है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी आप इतना समझिएगा कि वो एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट के अंदर, समझ में आ रही बात, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आप इतना समझिएगा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात आपको। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी होता है एनर्जी का वो बैरियर, अगर मैं थोड़ा सा और सटीक बोलूं, एनर्जी का वो बैरियर जिसको क्रॉस करने पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा ही होगा। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ये कह लीजिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम को अटेन करने में ये हेल्प करते हैं। पहले के मुकाबले में, कैटलिस्ट के मुकाबले में, अगर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं,
कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करने के मुकाबले में, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, जल्दी कंप्लीट होगी, जल्दी अटेन होगी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा किसके बारे में, ये था हमारा कैटलिस्ट के बारे में। लाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लाइट से होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब लाइट में दो तरह की एनर्जी यूज होगी, एक होगी यूवी लाइट और एक होगी इंफ्रारेड लाइट होगी। ठीक है, यूवी लाइट की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, आपके ज्यादा होगी, वो लगभग 450 किलो जूल पर मोल की होती है। और जब यूवी लाइट आप किसी रिएक्शन पर डालोगे तो वहां पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, हो जाती है। लेकिन बेसिकली इंफ्रारेड रिएक्शन या इंफ्रारेड लाइट की मौजूदगी में हमारी केमिकल रिएक्शन नहीं चलती है। और उसका कारण क्या है कि इंफ्रारेड की जो लाइट होती है उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, लगभग 50 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है, इसीलिए कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन यहां पर देखने नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है, वो है बेटा फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रही बात, फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एल्केन्स या बेंजीन का जब आप हेलोजिनेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर भी हम यूवी लाइट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यूवी लाइट सबसे ज्यादा यूज होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन में। और उसका एकमात्र कारण क्या है बेटा, उसका एकमात्र कारण यही है कि यूवी लाइट जो होता है ना, उस यूवी लाइट की एनर्जी जो है इंफ्रारेड के मुकाबले में ज्यादा होती है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात आपको। तो ये थे हमारे चारों के चारों फैक्टर जिसको हमने देख लिया। लाइट का इतना कोई सो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना लाइट से डायरेक्ट कुछ पूछा जाएगा। तीन फैक्टर जो हैं आपके, एक टेम्परेचर वाला, एक कॉन्सेंट्रेशन वाला, एक आपके कैटलिस्ट वाला, तीनों में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और तीन में से दो क्वेश्चन तो यहाँ पर बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होती ही है। एक कैटलिस्ट वाले पोर्शन से और एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन वाले पोर्शन से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के पोर्शन में रिएक्शन का ऑर्डर आ जाता है और कैटलिस्ट में अरहेनियस इक्वेशन वगैरह इस तरह की चीजें वहां पर आ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी को लेकर के। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात। रिएक्टिंग स्पीसीज है, और वो भी मैं बात कर रहा हूं सिंपल रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन है भाई, एक तो कई सारे स्टेप में कंप्लीट होगी, एक रिएक्शन है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ए से बी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात। देखो, एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ए से बी में। ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना हमें, ये तो हो गई हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, हमारा रिएक्टेंट ए है, वो ए से किस में कन्वर्ट हुआ, सी में कन्वर्ट हुआ, सी से किस में हुआ, डी में हुआ, डी से किस में हुआ, ई में हुआ, और ई से वापस किस में हुआ, बी में हुआ। तो हुआ तो अब भी ए से बी में, लेकिन क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिंगल स्टेप रिएक्शन की, एलिमेंट्री रिएक्शन की। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जिनका साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है किसके अंदर, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन के अंदर, वही रिएक्शन की क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब सर यहां पर अगर मल्टीपल स्टेप आ रहे हैं, उसमें अगर हमें रेट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी निकालने, तब कैसे निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है, इनमें से भी जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, मान लो ए से सी में कन्वर्ट हो रहा, फिर सी से डी में कन्वर्ट होगा, डी का कन्वर्जन ई में है, ई का कन्वर्जन बी के अंदर होगा। इनमें से जो भी स्लोवेस्ट स्टेप है, जो भी सबसे हल्का स्टेप है, उसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे वही क्या कहलाए जाएंगे, वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी होगी। यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं भाई, रेट डिटरमाइंड स्टेप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे, रेट डिटरमाइन स्टेप के नाम से उसको जानते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है। समझ में आ रही बात। इसको आप ऐसे समझिएगा, मान लो आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आप 5-7 दोस्त हो, आपने प्लान बनाया कि लगे भैया चलो ट्रिप पे चला जाए, 5 दोस्त हैं, सारे के सारे टाइम पे आ गए, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा लेट होता है। समझ में आ रही बात। तो आप ट्रिप के लिए कितनी जल्दी निकलोगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये वो डिसाइड कर रहा है, वो वाला दोस्त जो कि सबसे ज्यादा ढीला होता है, सबसे ज्यादा स्लो होगा, सबसे ज्यादा स्लो आएगा, सबसे बाद में आएगा। भाई ऐसा तो नहीं आपने 5 बजे का मिलने का प्रोग्राम बनाया और आप 5 बजे सारे इकट्ठे हो गए, वो ना आए हो, आप निकल जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि पैसे तो उसने भी दिए हैं। समझ में आ रही बात। तो होता है ना, एक दोस्त के 5 बजे का प्रोग्राम होता है, 5:30-6 बजाने बिल्कुल तय है, तो वही दोस्त क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। उसके अलावा मॉलिक्यूलरिटी हमेशा थ्योरेटिकल कैलकुलेट होगी, प्रैक्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन में देखने नहीं मिलेगी। मॉलिक्यूलरिटी जो मैक्सिमम होगी बेटा, मैक्सिमम कितनी होगी, वो 3 होगी। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे तो कोलाइड होने की जो प्रॉपर्टी है, सेम कंडीशन में कोलाइड होने की, सेम मॉलिक्यूल के कोलाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल समझिएगा भाई, सिंगल स्टेप में ए है, ध्यान सुनिएगा, कहां गया हमारा
सिंगल स्टेप में क्या है भैया, हमारा ए है, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा, बी में हो रहा, तो ए के मान लो 100 मॉलिक्यूल है, तो इतना तो तय है कि कोलिजन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा, तो ए का कन्वर्जन बड़ी आराम से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, फिर हमने क्या ले लिया, हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए ए प्लस सी। अब मान लो भैया 50 मॉलिक्यूल इसके हो गए, 50 मॉलिक्यूल इसको हो गए। अब अकेला ए आपस में कोलाइड थोड़ा ही करेगा, ए आपस में ए से भी कोलाइड करेगा, सी से भी कोलाइड करेगा, ए और सी से भी कोलाइड करेगा, हाँ है ना। ऐसे ही मतलब मान लो 3 आ गया कि ए प्लस सी प्लस डी आ गया, इसके भैया 30 मॉलिक्यूल, इसके भी 30 मॉलिक्यूल, इसके 40 मॉलिक्यूल, तो अगेन ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पर, लगातार डिग्रीज होती चली जा रही है। तो ए का खुद से कोलिजन भी होगा, ए का सी से भी होगा, ए का डी से भी होगा, लेकिन प्रोडक्ट में वही कोलिजन काउंट होगा कि जब ए सी और डी ये तीनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। हर कोलिजन ए और सी और डी का नहीं होगा, कुछ कोलिजन ए के भी होंगे, कुछ कोलिजन सी के भी होंगे, कुछ कोलिजन डी के भी होंगे, कभी 2 के होंगे, कभी, समझ रहे। तो यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी के अंदर हमारा 3 से ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हमारे क्या करें, इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पर ये कुछ मैंने रिएक्शन लिखी है, इनमें मॉलिक्यूलरिटी काउंट करेगा। H2O2 का मैं क्या कर रहा हूं, H2O2 का ये क्या आ गया, हाँ सही है, ठीक है। H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है वो क्या होता है, वो पहला स्टेप जो होगा बेटा स्लो होगा, सारी बात समझ में। तो स्लो होगा तो यही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, हाँ है ना, ठीक है। तो जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा किसमें होगा, H2O और ऑक्सीजन के अंदर होगा कि नहीं होगा। ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन से मिलकर के ये फास्ट प्रोसेस से क्या बना लेगी, O2 बना लेगी, समझ में आ रही बात। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप तो है नहीं। 2 स्टेप में स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस स्लोवेस्ट स्टेप में कितने रिएक्टेंट है हमारे, केवल एक ही तो रिएक्टेंट है, इसीलिए इस रिएक्शन की हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी भैया, मॉलिक्यूलरिटी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर कितना रिएक्टेंट काउंट है भैया, 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। यहाँ पर कितना है, इथाइल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 2 है, तो यहाँ की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी निकल के भैया, 2 हो जाएगी। यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर 2 FeCl3 1 SnCl2, तो 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई भाई, इसकी 3 हो गई। यहाँ पर भी 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पर 1 है और ये आधा है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1.5 हो गई। अबे हो गई क्या, अबे गधो अभी क्या बोला कि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन नेगेटिव या 0 में नहीं होगी। तो क्या करो सर, इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दिया, जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2H2 प्लस 1O2 हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा ना। तो 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी भी कितने निकल के आएगी भाई, 3 निकल के आएगी, याद रखिएगा। और लास्ट में है 2H2O2 का डिकम्पोजिशन दिखा रखा सिंगल स्टेप में, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी हमारी यहाँ पर, 2 होगी। तो इस तरह से आपको क्या रखना है, इस तरह से आपको मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं यारी बात, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मॉलिक्यूलरिटी। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिल्कुल 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही क्या है, एक्सटेंशन वाला पार्ट है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम केवल और केवल कैसे निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी की तरह से नहीं होता है, मॉलिक्यूलरिटी से अलग होता है। मॉलिक्यूलरिटी को हम थ्योरेटिकल निकाला जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो डेफिनेशन वाइज अगर मैं आपको समझाऊं कि जो जितने भी आपके कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन की जो भी पावर होगी, उन सभी का जो सम होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है एक्चुअल में, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एन से करते हैं, स्मॉल एन से करते हैं। कैसे करेंगे भाई, स्मॉल एन से करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। अब एक्चुअली वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, समझ में आ रही बात। एक्चुअली वर्ड क्यों आया, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन की जो भी पावर होगी, उसका जो सम है वही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। ये बात आपको क्या रखना, ध्यान रखना। केवल और केवल क्या निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हैं। ये 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब एक रिएक्शन है मेरे पास में, रिएक्शन A प्लस B प्लस C, वो क्या दे रही है हमें, प्रोडक्ट दे रही है। अब इसको देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर एक्स के, आ रही बात समझ में, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर क्या हो गया भैया, वाई के, और सी की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर क्या हो गया, जेड के। अरे ये प्रैक्टिकल है, ये हमने मान लिया
कि प्रैक्टिकल वैल्यू में जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है ए का वो क्या है, ए टू द पावर एक्स है। अब मैंने क्या बोला, ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम, n, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसे हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो आर को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस करा दिया और इस के को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हमारी हो जाती है के ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर क्या हो गया, वाई हो गया, और सी टू द पावर क्या हो गया, जेड हो गया। इस रिएक्शन का अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, यानी कि एन की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो वो मुझे करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये देखिएगा, ये रहा एक्स और ये रहा वाई और ये रहा जेड। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बेटा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा भाई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट निकालने लगूं, फॉर एग्जांपल भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर क्या आ गया हमारा x आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ये क्या हो गया हमारा a आ गया। समझ में आ रही बात। यानी कि ये जो x है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो x है ये क्या है हमारा, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसके रेस्पेक्टिव है, a के रेस्पेक्टिव है। मैंने लिया r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर क्या हो गया, y हो गया। तो y यहां पर क्या हो गया, y यहां पर हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट हो गया, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट है भाई, b के रेस्पेक्टिव हो गया। समझ में आ रही बात। तीसरा हमारा आ गया r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर क्या हो गया, z हो गया। तो ये z की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई बॉस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्टिव हो गया, विद रेस्पेक्ट टू c के हो गया। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके। तो ये अलग अलग निकालना हो गया, ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये चीज आपने क्या रखनी है बॉस, याद रखनी है। 101% आपको क्या रखनी है, ये याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, आर ओ आर इज इतना फाइंड ऑर्डर, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हें गिवन है कितना है, ए की पावर हाफ आ गया और बी की पावर क्या हो गया भैया आपका 3/2 आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पावर को और इस पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हाफ प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये क्या है हमारा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारा हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा आर ओ आर इज इक्वल टू 3/2 - 1, तो ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 3/2 और माइनस क्या हो जाएगा 1। सर प्लस करो ना, अबे ये माइनस में है ना, समझ में आ रही बात। तो ये कितना हो गया, तो 2 1 2 और 2 में 3 का कितना आ गया 1/2, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो गया, हाफ ऑर्डर की रिएक्शन 1/2 इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। समझ में आ रही बात आपके। अच्छा अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन का ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है, तो ए के रेस्पेक्टिव तो 3/2 है और बी के रेस्पेक्टिव कितना है -1 है। इस तरह से क्या रखनी है, चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो देखिएगा कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा हूं बाय 2 टाइम्स, अगर मैं पहले कॉन्सेंट्रेशन जो भी थी उसके बाद में कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी कर दी, डबल कर दी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है किसको लेकर के, 4 टाइम्स को, वो 4 गुना हो जाती है। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यानी यहां पर हमारी बेसिकली 2 इक्वेशन बनती है। कितनी इक्वेशन बनेगी, 2। भाई सिंपल सा फंडा है कि मान लो मेरे पास में कोई रिएक्शन है जो कि ए से किस में प्रोडक्ट हो रही, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही, ए से प्रोडक्ट में चेंज हो रही। ठीक है, अब मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, यही निकल के आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गई हमारी। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी थी, हमने उसे क्या कर दिया, डबल कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी ए ही मान ली, तो मैं यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या निकाल लेता हूं, R1 की वैल्यू मैंने निकाल लिया कि यहाँ पर K और ये A टू द पावर क्या हो गया हमारा n आ गया। ठीक है, और इनिशियल जो रेट है मैंने वो क्या मान ली, वो R1 मान ली, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, डबल कर दी, यानी कि पहले कितनी थी, ए थी, अब यहां पर मैं कितनी कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं 2a कर दी, क्या 2a टू दी पावर क्या हो गया n हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हो जाएगी 4 गुना। तो अगर पहले R1 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी भाई, 4R1 हो जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब आपको n की वैल्यू यहां से निकालनी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो R1 से क्या गया, R1 गया, K से क्या गया, K गया, A से A गया, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर क्या हो गया, ये n हो गया। समझ में आ रही बात। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्या हो गया, ये
n हो गया, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर क्या हो गया हमारा ये n हो गया, तो n बराबर किसके आ गया, n बराबर 2 के आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये तो है भैया हमारा लेंथी मेथड। अरे सर ये क्या कर दिया तुमने, इतना लंबा सवाल करोगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा तो यहाँ पर तो काम खराब हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई ना, r इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, ध्यान से देखना जो भी बाद में चेंज आ रहा ना उसे एज इट इज लिख दो। बाद में रिएक्शन कितनी हो रही, 4 टाइम्स हो रही, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो रही भैया यहाँ पर 2 टाइम्स। ए हटा दो यहाँ से, आ रही बात समझ में, ए हटा दो, समझ में आ रही बात। ये क्या हो रही 4 टाइम्स, ये क्या है 2 टाइम्स, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ो। तो ये 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 2, और ये क्या हो गया 2 टू द पावर n, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 2 के बराबर आ गई। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भैया यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। भाई कांस्टेंट है ना, उसे तो हटा तो काट पीट के अलग हो जाएगा ना बाद में। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 5 टाइम्स, अब पहले क्या था ट्वाइस था, अब कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हो गया, 25 हो गया। तो 25 को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर m, अब लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 25 को कैसे लिख दूं, 5 टू द पावर 2, और 5 टू द पावर क्या हो गया n आ गया, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। बोलो भाई, 2 ही लाइन का आंसर है। अगला देखिएगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, तो इस बार क्या करोगा, अच्छा 8 को 2 के मल्टीपल में ले लो, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n होगा क्या, नहीं होगा। तो इस बार n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात आपके, है भाई, अरे आ रही क्या, कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय 1.5 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2.25। अब पॉइंट लग के घबरा गए, कुछ नहीं होता भाई, समझ में आ रही बात, वही है, रेट ऑफ रिएक्शन ही इतना है ना, तो क्या ले लो 2.25 इज इक्वल टू क्या ले लो 1.5 टू द पावर n ले लो, तो ये क्या हो गया 1.5 टू द पावर 2 हो गया भाई, 15 15 225 स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ये 1.5 टू द पावर क्या हो गया n हो गया, n बराबर कितना आ गया 2 हो गया। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर हमारी ये होती हुई नजर आती है। बोलो भाई यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात आपके, क्लियर है। अच्छा एक जब मैंने तुम्हें बताया था कि 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने पर वहां पर रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, तो वहीं पर बताया था एक टर्म पढ़ेंगे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात बता रहा हूं, क्या है कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के रेशियो को स्टडी करते हैं हम कहां पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट विद डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी कि पहला एक तो रेट कांस्टेंट हमने निकाला किसी एक टेम्परेचर में, फिर उस टेम्परेचर में हमने 10 डिग्री का डिफरेंस किया, घटाया बढ़ाया, उसको घटाया बढ़ा करके हमने क्या कर दिया, हमने रेट कांस्टेंट दोबारा कैलकुलेट किया, उनका जो रेट कांस्टेंट निकल कर आता है उसके रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू KT प्लस 10, कैपिटल T है प्लस 10 आ रहा, और डिवाइडेड बाई क्या आ रहा भैया, ये KT आ रहा। समझ में आ रही बात। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा ये इक्वेशन निकल के आती है कि KT अपॉन K कैपिटल T अपॉन K स्मॉल t इक्वल टू 2 टू द पावर डेल्टा T अपॉन 10। आ रही बात समझ में। 10 क्यों लिया, 10 डिग्री के टेम्परेचर में रिएक्शन डबल लिया, हाफ होगी, और 2 लिया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 आ गया। ध्यान सुनिएगा, अब ये जो तुम्हारा KT है, कैपिटल T है ना, ये क्या हो गया, हायर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हो गया, स्मॉल t हो गया वो लोअर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट हो गया, कैपिटल T माइनस स्मॉल t वो क्या हो गया तुम्हारा डेल्टा T, यानी कि कितना चेंज आया, और 10 तो क्या है आपका 10 ही है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 80, कितने से बढ़ा भैया, 30 से 80, तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी होगी भैया, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगी वो देखिएगा। इक्वेशन सीधी सीधी क्या है, KT अपॉन K स्मॉल t इज इक्वल टू 2 टू द पावर डेल्टा T बाई 10, हाँ ना, डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 बाई 10 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 2 टू द पावर क्या हो गया 5 हो, अबे 5 नहीं आ गया क्या गधे, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। अबे हो गया कि नहीं हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगी भैया आपके, 32 टाइम्स वहां पर इंक्रीज होगी। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है बात आपके, है भाई, अरे ठीक है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ेगी हमारी यहाँ पर, 32 बार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं कि अगर टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का इंक्रीज हुआ 10 से 100 पर,
तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई भैया यहाँ से 90, और डेल्टा टी बाई 10 की वैल्यू कितनी आ गई 9, होगी कि नहीं होगी? तो डेल्टा टी बाई वैल्यू जो 9 आ गई हमारी, वो क्या बैठ जाएगी हमारे, वो बैठेगी के टी अपॉन के स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9, और ये किसके बराबर हो जाएगा 512 टाइम्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स में एक डाटा याद रखना है तुम्हें, केमिकल काइनेटिक्स में दो के एक पहाड़ा याद रखना है, ठीक है? वो क्या रखना कि 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर क्या हो गया 10। ये वैल्यू भैया आपको याद रखनी, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत काम आएगी, ठीक है? तो 2 की पावर 1 2, दूनी 4, दूनी 8, अबे 6 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, समझ में आ रही बात? दूनी 512, और ये आ गया 1024। अब 2 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी आ गई 512। भाई टाइम यहीं से सेव होगा, एग्जाम में बैठोगे ना अगर 2 टू द पावर 9 को कैलकुलेट करोगे बहुत लंबा टाइम लगेगा। याद करो 2 टू द पावर 9 की वैल्यू क्या है 512। अभी पिछले सवाल में मैंने क्या देखा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या है 32 है। डायरेक्ट आपको क्या रखनी है भाई, ये याद रखनी है, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है कि एट 280 केल्विन, क्या दे रखा टेम्परेचर भैया 280 केल्विन का टेम्परेचर है। रेट कांस्टेंट एक केमिकल रिएक्शन का कितना है, इतने मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो फाइंड द रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, यानी कि आपको यहां पर क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। कौन से टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर, यहां पर आपको उसका रेट कांस्टेंट निकालना होगा। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, आपको यहां पर ध्यान देना है, और वो क्या है, वो है ये वाला, ठीक है? देखो टेम्परेचर पहले कितना था 280, बढ़कर के कितना हो गया 300। तो ये क्या हो गया, इस पर जो रेट कांस्टेंट हो गया वो तो सर के टी हो गया, है ना? इस पर जो रेट कांस्टेंट हो गया वो के स्मॉल टी हो गया। के स्मॉल टी की वैल्यू आपको गिवन है, के कैपिटल टी की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन का वो इतना गिवन है, इतना डाटा गिवन है। तो आपको निकालना है कि रेट कांस्टेंट 300 केल्विन पर आप क्या करोगे, कितना निकालोगे, ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा, ये के टी है, ये के टी स्मॉल टी है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है सर, के कैपिटल टी अपॉन के स्मॉल टी इज इक्वल टू 2 टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। अच्छा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 300 माइनस कितना हो गया 280 इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो 20 बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो 2 टू द पावर 2 कितना हो गया बेटा 4 हो गया। तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4 इसके स्मॉल टी। और ये आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कि के टी इज इक्वल टू 4 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 आ गया। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 12.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे के कैपिटल टी की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल करके आ जाएगी। समझ में आ रही क्या बात आपके? तो ये क्या था हमारा, ये था बेटा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हमने यहाँ पर क्या देख लिया, पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा आइडिया तो ले चुके हैं हम, लेकिन अब इसके बारे में बात करें। मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 4 टाइप के ऑर्डर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और एक पढ़ेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रही बात? और आपके ये 2 और लास्ट वाला यही काम आएगा, बीच वाला तो बड़ा रेयरली इसका अप्लाइड होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भैया किसके बारे में, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चले शुरू करें। पूरा का पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन एक बार देखना है, लेकिन डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन है मान लो मेरे पास में, और वो रिएक्शन कहां से कहां कन्वर्ट हो रही है, ए से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रही बात। T इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन चालू नहीं हुई, मान लो A की जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन, वो मैंने कितनी मान ली, C नॉट मान ली। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन चालू ही नहीं हुई। अब T ने कुछ टाइम कंज्यूम कर लिया, T आफ्टर टाइम T, यानी कि हमें कुछ समय के बाद में A की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। अरे घटेगी नहीं घटेगी, कितनी घटेगी, वो घटेगी C नोट में से X कम हो जाएगी, और जिसको हमने किसके बराबर मान लिया, CT के बराबर मान लिया। तो अगर AX घटा तो प्रोडक्ट भी कितना बना होगा, X बना होगा। तो वो मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, इस तरह से X मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? सबसे पहले तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नोट और कुछ टाइम के बाद में कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, CT निकल कर आएगी, जिसमें CT की वैल्यू C नोट माइनस X हो गई। ये आपको क्या रखनी है भैया, ये आपको ध्यान रखनी है। अब आपने
आपने दो तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकाली थी, एक तो निकाला था डिफरेंशिएशन के थ्रू, निकाली थी नहीं निकाली थी, और एक निकाली आपने ऑर्डर के थ्रू। तो इस रिएक्शन के लिए हम दोनों ही काम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रेट निकालना है सबसे पहले विद रेट विद डिफरेंशियल रेट लॉ। किससे निकालनी भैया? डिफरेंशियल रेट लॉ से हमें यहां पर क्या करनी है भैया? रेट यहां पर निकालनी है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का d बाई डी टी ऑफ, और किसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर? A के बराबर आ जाएगा। ये हमने क्या मान लिया भैया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि रेट विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर। अब किसके रेस्पेक्टिव निकालनी मुझे? ऑर्डर के रेस्पेक्टिव निकालनी। तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R बराबर के a टू दी पावर किसके बराबर होगी? n के बराबर। ऑर्डर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0। 0 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि n बराबर 0। तो अगर मैं a की पावर 0 रखूंगा, जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? खुदा होता है। तो r बराबर किसके हो जाएगा? के हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। ये भी r की वैल्यू है, ये भी r की वैल्यू है। तो यहां से मैं इक्वेट करके लिख सकता हूं कि माइनस का d ऑफ a अपॉन डी टी इज इक्वल टू वो किसके बराबर आ गया भाई हमारा? वो हमारा k के बराबर आ गया। ठीक है, और k के साइन को मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये dA इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का k डॉट dt आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर भाई डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को काटने के लिए क्या यूज करेंगे हम? इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने क्या भैया? बोथ साइड कर दिया। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो a का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। a कहां से कहां चेंज हो रहा? C नोट से Ct पर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C नोट। फाइनल क्या लगा दी हमने? C नोट। t कहां से कहां चेंज हो रहा? 0 से t पर। तो इनिशियल क्या लगा दिया हमने? 0। अपर लिमिट में क्या लगा दिया हमने? t लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है? और कुछ नहीं करना हमने। फिर यहां से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गया। a टू द पावर क्या हो गया हमारा? अपर लिमिट में Ct, लोअर में C नोट, माइनस का k एज इट इज। टाइम पीरियड हमने ले लिया। अपर में कैपिटल T, स्मॉल में, लोअर में क्या हो गया? 0। समझ में आ रही बात? अब एक बार Ct को रखेंगे, एक बार C नोट को रखेंगे। ठीक है, तो Ct माइनस C नोट किसके बराबर आएगा? माइनस का k इंटू टी माइनस 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी तुम्हारी Ct माइनस C नोट इज इक्वल टू माइनस का KT। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर मैं इस इक्वेशन को और ज्यादा यहां पर निकालू, देखो Ct माइनस C नोट इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का KT हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? एक इक्वेशन तो मेरी यही बनती है। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? दूसरी क्या बन सकती है? मैं यहाँ से Ct की वैल्यू अगर मैं निकालने लगूं तो माइनस का KT प्लस क्या बन जाएगा? ये C नोट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? एक और इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन सकती है। माइनस का साइन अगर मैं इधर इक्वेट कर दूं तो ये बन जाएगा C नोट माइनस Ct इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हमारा, ये हो गया हमारा KT हो गया। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन यहाँ पर हमारी बनती हुई नजर आती है। समझ में आ रही बात? अब एक और चीज याद रखनी है कि ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी भैया? Ct इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस का C नोट। आप ले तो किसी में मिल सकता है। अगर हम इसको देखें तो ये इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, जहां पर एक ग्राफ हमारा बनेगा, y एक्सिस पर क्या होगा? Ct क्या होगी? ये वाली कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये तो आपका C हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ये हो गया C नोट आ गया, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लगातार आपकी क्या जाएगी? यहाँ पर घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया? टाइम लिया। वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया? Ct लिया। तो इस तरीके से आपका ग्राफ क्या होता है बेटा? बनता हुआ नजर आता है। समझ में आ रही भाई बात आपको? तो ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को लेकर के ग्राफ है। मेन आपको क्या याद रखना है बेटा? मेन आपको यही एक इक्वेशन याद रख लो, उसी से अपना सारा क्या हो जाएगा? डेराइव होता हुआ नजर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में। कैसे निकालते हैं देखिएगा। हाफ लाइफ का मतलब वो है कि जहां पर टी को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? टी हाफ से। टी की जगह हम क्या लिखेंगे भैया? टी की जगह हम लिखेंगे टी हाफ लिखेंगे, और जो हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ना Ct, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनिशियल के आधे में। यानी कि हाफ लाइफ का मतलब वह टाइम पीरियड है जिस पर हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बिल्कुल क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। बस कुछ नहीं करना। अब तुम्हारे सामने एक वैल्यू है, अगर तुम्हारे ध्यान होगा, ये पीछे वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्या लिखा? Ct माइनस C नोट इज इक्वल टू माइनस का KT। तो क्या लिखा? Ct माइनस C नोट इज इक्वल टू क्या लिखा? माइनस का KT। Ct की जगह क्या लिखना? C नोट बाई 2। C नोट बाई 2 माइनस का C नोट इज इक्वल टू माइनस का KT। यहाँ से क्या ले लिया? माइनस का C नोट बाई 2 बचा, इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया? KT हो गया। माइनस से माइनस खत्म, और T की जगह क्या लेना? सॉरी, T हाफ लेना। क्या लेना?
टी हाफ लेना। समझ में आ रही बात? तो यहां से अगर मैं हाफ लाइफ टी हाफ की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या बचेगी, वो बनेगी C0/2K। इसका मतलब एक कंक्लूजन हमने यहां से निकाला कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डायरेक्टली क्या करती है भाई, डिपेंड करती है। तो ये हमारा हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे ठीक है भाई, क्लियर है। एग्जाम्पल कौन कौन से देखेगा? सबसे पहला है कि जितने भी तुम्हारी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट वाली रिएक्शन है जिसमें सनलाइट बना रहेगा, जिसमें अल्ट्रावोलेट रेज बनी रहेंगी, सारी की सारी क्या शो करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करती है। उसके अलावा N2O बोलते हैं, लाफिंग गैस को बोलते हैं, हॉट प्लेटिनम की सरफेस पर डिकम्पोजन हो जाता है, N2O डिकम्पोज होकर के N2 और O2 में कन्वर्ट होता है। ये भी आपका कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। डिकम्पोजन हो रहा है अमोनिया का मोलिब्डेनम या टंगस्टन की प्रेजेंस में N2 और H2 के अंदर। समझ में आ रही बात? ये भी आपका क्या है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। HI का डिकम्पोजन हो रहा है गोल्ड की सरफेस पर, ये भी आपका क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपने क्या रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को देखने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे आज इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए।